डियर स्टूडेंट्स आदाब, मैं मास्टर निर्मल सिंह आज एक बार फिर आपके साथ आज का टॉपिक लेके जो यूज़ ऑफ वाटर के बारे में है वो शेयर करने जा रहा हूँ। डियर स्टूडेंट्स, ये टॉपिक जो है ये क्लास 9th सब्जेक्ट जनरल साइंस चैप्टर नंबर 15 नेचुरल रिसोर्सेज से लिया गया है। डियर स्टूडेंट्स, इन आवर प्रीवियस लेसन वी डिस्कस्ड अबाउट द फ्यू यूजेस ऑफ वाटर, यानी पानी को हम किस किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में हमने थोड़ा सा जिक्र किया था, जिसमें हमने दो तरीके से जो पानी इस्तेमाल किया जाता है उसके बारे में जिक्र किया था। सबसे पहले ड्रिंकिंग, इट इज़ यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। आप जानते हैं पानी को हम पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरी है कि पानी के पीने से या पानी जब हमारे जिस्म के अंदर पहुंचता है तो ये कौन से काम अंजाम देता है। तो इस तरीके से आपने देख लिया कि पानी हमारे जिस्म में पहुंच के बहुत सारे काम अंजाम देता है। इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, इट हेल्प्स इन डाइजेशन, इट हेल्प्स इन एक्सक्रीशन, that means it helps in removing waste products from the body, it helps in all the metabolic activities going in the body, taking place in the body, and it also helps in transporting materials from one part of the body to other part of the body. Then we discussed about the water is used for cooking and washing purpose, यानी फूड आइटम्स, यानी कि पानी हमारे खाना बनाने के काम आता है, या हमारी सब्जियां वगैरह जो होती हैं, फल मेवे वगैरह जो होते हैं उनको हम पानी से धोते हैं। तो इसकी अहमियत के बारे में हमने थोड़ा जिक्र किया था। कुकिंग से हमारा खाना जो है ये सॉफ्ट हो जाता है, जो हमारे लिए चबाना या हमारे लिए डाइजेस्ट करना जो है ये इजी हो जाता है। या कुकिंग से और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं हमारे ग़िज़ा में। इसके साथ जो मुख्तलिफ मटीरियल्स हम सॉल्ट वगैरह जो पानी के साथ मिलाते हैं, जो सब्ज़ी के साथ मिलाते हैं, वो पानी के साथ जो है वो प्रॉपरली मिल जाते हैं। उसके टेस्ट में जो है वो टेस्ट जो है वो सही लग जाता है इसमें। और उसके बाद आपने देखा कि पानी जो है, जैसे हम चाय कॉफ़ी वगैरह बनाते हैं तो इसकी खुशबू को निकालने के लिए इसमें जो मौजूद चीज़ें होती हैं उनको बाहर निकालने के लिए पानी जो है ये एक अहम रोल अदा करता है। और इसके अलावा आपने देखा कि पानी से जब हम फल सब्जियां वगैरह धोते हैं तो इनके ऊपर या इनमें जो भी कोई ऐसी चीज़ होती है जो हमारे लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है वो इससे बाहर आ जाती है। तो इस तरीके से पानी जो है यह हमारे ये दो अहम काम अंजाम देता है। तो आज हम देख रहे हैं कि पानी एक हमारे और एक अहम काम आता है जिसको हम बाथिंग एंड वॉशिंग, यानी पानी को हम बाथिंग एंड वॉशिंग के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं सफाई के बारे में बहुत सारी, यानी हर मज़हब के लिहाज से, कानून के लिहाज से इस बात पे स्ट्रेस दिया गया है कि सफाई जो है, आपने सुना होगा कहीं कहीं दीवारों पर लिखा होता है सफाई निस्फ़ ईमान है। दीवारों पे लिखा होता है सफाई निस्फ़ ईमान है। ये बहुत सारे मज़हबों में माना जाता है कि सफाई की बदौलत से हम कोई भी काम अंजाम जो है वो सही ढंग से अंजाम दे सकते हैं। या आपने देखा एक शेर जो आम तौर पे हमने देखा, कोई बच्चों के लिए जो नज़म है उसमें लिखा है सफाई से इंसान है, गलीज़ और गंदा तो हैवान है, सफाई को रखो हमेशा अजीज़, कि गंदे को कहते हैं सब बदतमीज़। यानी कि सफाई जो है इससे सही माने में एक इंसान जो है वो इंसान माना जाता है। एक इंसान की डिफरेंस जो है बाकी के लिविंग ऑर्गेनिज्म से वो सफाई के तौर पे भी की जाती है। तो इस तरीके से हमारे मज़हब के लिहाज से जब आप मानेंगे, हर मज़हब में इस बात पे स्ट्रेस दिया गया है। तो हमारे मज़हब के लिहाज से अगर हमारे मन में, हमारे दिल में किसी तरह की कोई मैल है, उसको अगर हम साफ़ करना चाहेंगे तो वो केवल और केवल सिर्फ जो है वो इबादत से दूर हो सकती है। लेकिन अगर हम अपने तन मीन्स जिस्म की सफाई, जिस्म की मैल को दूर करना चाहेंगे तो उसके लिए हमें पानी की ज़रूरत है। तो प्यारे बच्चों, लेकिन मन की मैल को दूर करने से पहले मेरे तन की मैल को दूर करना लाजमी है। यह हर किसी मज़हब में आप देखोगे। जब हमारे मुसलमान भाई मस्जिद में जाते हैं तो आप देखो पहले वो वज़ू बना के जाते हैं। जब हमारे सरदार लोग गुरुद्वारों में जाते हैं, हम लोग गुरुद्वारों में जाते हैं, तो हमें भी इसी तरीके से अपने आप को साफ़ सुथरा
यानी नहा धो के गुरुद्वारों में जाना पड़ता है। तो इसी तरीके से आप देखेंगे जो बाकी के मज़हब से जुड़े लोग होते हैं, चाहे वो हिंदुज़म से या किसी और मज़हब से हों, तो सफाई पे हर किसी मज़हब का जो है वो स्ट्रेस है। तो इसके अलावा आप देखेंगे डॉक्टर इकबाल ने इस पानी को हमारी ज़िंदगी की कुछ और ज़िंदगी बसर करने के कुछ और तरीक़ों के साथ जोड़ दिया है। उनके कुछ शायरों के मुताबिक, हो सकता है प्रोनाउंसिएशन में मुझे थोड़ी सी कम, कुछ इधर उधर भी हो सकता है। उनका एक शायर है, सोंदू को नदियों का शौक़ बहर का नदियों को इश्क, सोंदू को नदियों का शौक़ बहर का नदियों को इश्क, राज हयात खजर पूछ खजस्ता जाम से, जिंदा हर कोई शे है कोशिश ना तमाम से। यानी वो हमें समझाते हैं कि जिस तरीके से पानी आप देख लीजिए, ये होता कहाँ है, इसका वजूद कहाँ है। ये पहाड़ों की ऊंची ऊंची चोटियों पे पाया जाता है, बर्फ़ और यख की सूरत में पाया जाता है, और जब सूरज की किरणें इस पे पड़ती हैं, यही पानी जो है, यही बर्फ़ जो है, यही यख जो है, ये पिघल के पानी में तब्दील हो जाती है। और यही पानी जो पहाड़ों की ऊंची ऊंची चोटियों पे होता है, ये इन्हीं पहाड़ों का सीना चीर कर, सीना फाड़ कर, यानी नदी नालों के ज़रिए चलते 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 ये दरियाओं में पहुंचता है, और दरियाओं से चलते चलते ये आखिर समंदर में पहुंचता है। यानी कि आखिरकार ये पानी जो है ये अपनी मंजिल पा ही लेता है। इसलिए प्यारे बच्चों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इस पानी की तरह आप अपनी कोशिश जो है उसको जारी रखिए, आप चलते रहिए, और ज़रूर यकीनन आपको अपनी मंजिल जो है वो मिल जाएगी। तो इस पानी के बारे में अगर और भी बहुत सारी बातें जो हमारे दानिश्वरों ने, ज़हीन लोगों ने, जो हमारे शायर लोग हैं या हमारे पैगंबर साहिबान जो हैं, इस पानी का हर जगह पे हर मज़हब के लिहाज से जिक्र किया गया है। तो प्यारे बच्चों, ये आपके सामने यहाँ नज़र आपको आ रहा है, ये पानी की कोई बोतल पड़ी है। तो आप देख लीजिए कि कितनी अहमियत की चीज़ है हमारे लिए। तो यहाँ आपने देखा कि मेरे मन की मैल तब तक नहीं उतरेगी जब तक मैं पहले अपने तन की मैल नहीं उतारूंगा। अगर मैं गुरुद्वारा जाऊंगा तो मुझे पहले अपने जिस्म की मैल उतार के अपने जिस्म की पूरी सफाई, अगर मैं मस्जिद में कहीं मेरे भाई जा रहे हैं तो पूरी तरह से उनको वज़ू बना के, लेकिन उस चीज़ के लिए भी उसको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? पानी की ज़रूरत पड़ती है। और इस पानी जैसी रिसोर्स को, इस जैसी नियामत को हमें किस तरीके से रखना चाहिए संभाल के, या आप यहाँ ये ख्याल कीजिएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी तरीके से हमारे खाने पीने के आइटम्स, जो बर्तन हमारे होते हैं, उनको हम साफ़ सुथरा रखते हैं तो उसके लिए भी हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है। हम अपने कपड़े वगैरह धोते हैं तो उसके लिए भी हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है। हम अपने मकानों की फर्श, छत वगैरह की अगर सफाई करना चाहें तो उसके लिए भी पानी की हमें ज़रूरत पड़ती है। यानी पानी जो है ये हमें हर जगह पे, हर मरहले पे पानी जो है ये हमारे काम आता है। तो यहाँ तीसरा काम जो प्यारे बच्चों आपने देखा, पानी को किस तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं, दैट इज़ बाथिंग एंड वॉशिंग। तो इसके बाद चौथा और एक अहम काम जो है पानी से जो हम लेते हैं, जिसके बगैर हम अपनी ज़िंदगी जो है या कोई भी जानदार चीज़ जो है वो अपनी ज़िंदगी बसर नहीं कर सकती है, दैट इज़ इरिगेशन। इरिगेशन का मतलब हो गया प्यारे बच्चों, हमें अपने ज़िंदा रहने के लिए फूड की ज़रूरत होती है, और इस फूड को हासिल करने के लिए हम क्रॉप्स का इस्तेमाल को उगाते हैं, हम फसलों को उगाते हैं, हमारे पास मेवे होते हैं, सब्जियां होती हैं, बाकी चीज़ें होती हैं, उनको उगाना पड़ता है हमें, तब भी जाके हम अपनी ज़िंदगी जो है वो आसानी से बसर कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा, अगर पानी इस कायनात में मौजूद नहीं होगा या पानी में अगर किसी तरह की प्रॉब्लम होगी तो क्या हमारी क्रॉप्स जो हैं वो सही ढंग से हम उनको उगा सकते हैं? शायद नामुमकिन है। क्यों, ऐसा क्यों है? आप देखते हैं कि पेड़ पौधे जो हैं ये अपनी ग़िज़ा जो है अब खुद ही बना लेते हैं, जिसमें आपने देखा है कि जिसके लिए इनको ये एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं, और इधर से रूट्स की मदद से ये पानी को लीव्स में पहुंचाते हैं। ये उसके बाद जब सनलाइट इन पे पड़ती है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है ये दोनों चीज़ें मिलके पौधों के लिए ग़िज़ा बनाती हैं। तो अगर पौधों को पानी हासिल नहीं होगा, क्या उस सूरत में पौधे जो हैं क्या इनको हम उगा पाएंगे?
जब हम पौधों को नहीं उगा पाएंगे, आप देख लीजिए, गौर कीजिए कि हमारे खाने पीने की जो चीज़ें हैं, हमारी ग़िज़ा जो है उसका मेजर हिस्सा जो है वो डायरेक्टली हमें प्लांट से हासिल होता है। क्योंकि हम अपनी बात कर लें, कश्मीर में हम ज़्यादातर राइस का इस्तेमाल करते हैं, तो प्लांट से हासिल होती है हमें तेल वगैरह, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, जितनी भी चीज़ों का हम खाने पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो सब की सब जो हैं वो प्लांट से हासिल होती हैं। या अगर कुछ एनिमल्स से भी हमें हासिल होती हैं तो उस सूरत में भी आप देखोगे उन एनिमल्स को भी प्लांट्स या प्लांट प्रोडक्ट्स की ज़रूरत होती है, तब हमें उनसे अपने फूड प्रोडक्ट्स जो हैं वो मुहैया हो सकते हैं। तो इस तरीके से आपने देख लिया कि पानी जो है हमें इरिगेशन पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया, हम इसको इरिगेशन पर्पज़ यानी अपनी फसलें उगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, या हम अपने घरों के सामने कुछ पार्किंग वगैरह भी आजकल बनाते हैं, आजकल नहीं पहले से ही लोग बनाते आ रहे हैं। तो इसमें आप देखेंगे उन फूलों के पौधों के लिए भी अगर उनको पानी नहीं मिलेगा तो इस सूरत में जिस पर्पज़ के लिए हम वो पौधे उगाते हैं, यानी ये फूल, इनमें फूल निकलेंगे तो फिर हमारे पार्क की खूबसूरती जो है वो बढ़ेगी। तो लेकिन अगर उनको पानी मुहैया नहीं होगा, इस सूरत में हमारी जो चाहत है शायद वो पूरी नहीं हो सकती है। तो इस तरीके से एक और अहम काम जो आपने देख लिया कि पानी जो है ये हमें इरिगेशन पर्पज़ के लिए भी इसको इस्तेमाल करते हैं। एक और अहम काम जो पानी से लिया जाता है, आप देखेंगे कि साइंस की तरक्की के साथ साथ साइंस ने एक इंसान की ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए, आरामदेह बनाने के लिए बहुत सी तरक्की की और बहुत सारी फैक्ट्रीज़, कारखानों का जो है उनको अमल में लाया हुआ है। यानी कि जो हमारे बाकी के यूज़ के आइटम्स जो हैं वो फैक्ट्रीज से बन के, कारखानों से बन के हमारे तक आसानी से पहुंच जाते हैं, जिससे हम अपनी ज़िंदगी जो है वो बड़े आराम से गुजार सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी फैक्ट्रीज़ हैं, ऐसे कारखाने हैं जिनमें पानी की बहुत ज़रूरत होती है उनको चलाने के लिए। अगर आप गौर से देखेंगे कि हमारे पुराने लोग जो थे, बुज़ुर्ग लोग जो थे हमारे, वो वाटर मिल का इस्तेमाल करते थे, या तो कशर पे ग्रेटाइस बनाना, तो उसी से वो अपने जो फूड प्रोडक्ट्स हैं उससे वो वाटर मिल की बदौलत से उनको तैयार करके खाने के लिए इस्तेमाल करते थे फिर। तो लेकिन आज अगर देखेंगे बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रीज़ हैं, बहुत सारे ऐसे कारखाने हैं जिनमें पानी का जो है ये बहुत ही ज़रूरी जो है, इनका इस्तेमाल करना जो है बहुत लाजमी है, क्योंकि इनसे वेस्ट प्रोडक्ट इसके जो हैं वो बिल्कुल आसानी से बाहर भी आ जाते हैं। तो ये एक और पर्पज़ आपने देखा कि पानी को किस लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा आप देखोगे कि ये बिजली जिसका हम आम तौर पे आज इस्तेमाल करते हैं, और इसने हमारे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जिसको आप बोलोगे, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए भी पानी का इस्तेमाल किया जाता है। आप देखते हैं कि इस पानी की बदौलत से इस बिजली की बदौलत से हमारे काम कितने आसान हो चुके हैं, हमारी ज़िंदगी जो, हमारी लाइफ जो है कितनी आरामदेह बन चुकी है, और हमारी रोज़मर्रा की काम आने वाली चीज़ें जो हैं थोड़ा इन पे गौर कर दीजिए आप देखिए कि कितनी हैं जो बिजली की मदद से अपना काम अंजाम देती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम घर में टीवी देखते हैं, हमारे पास बाकी की और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं तो जिनको काम लेने के लिए, जिनको अपना काम अंजाम देने के लिए बिजली की ज़रूरत पड़ती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये एक और अहम काम आपने देखा कि जो हम पानी से लेते हैं। तो इसके अलावा पानी जो है इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है। पानी जो है इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है, यानी पानी में किसी भी चीज़ को हल करने की जो क़ुव्वत है, जो ताकत है, ये बाकी के लिक्विड्स या बाकी की चीज़ों से उसमें ज़्यादा है। तो इस लिहाज से इसको अगर यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है, इस खूबी की बिना पे, इस खासियत की बिना पे भी पानी का इस्तेमाल जो है बहुत तरीक़ों से किया जाता है। तो ये कुछ हमने देख ली कि पानी का इस्तेमाल किस किस तरीके से कहाँ पे किया जाता है। तो दीज वर फ्यू यूजेस ऑफ वाटर। अब ये मान लीजिए हमारा आगे हम इससे आगे हम ये जानने की कोशिश करेंगे व्हाट वी मीन बाय वाटर पोल्यूशन। प्यारे बच्चों, जैसे आपने देख लिया
कि पानी की जब हम बात करेंगे, जब इसका हम कंपोजिशन देखेंगे, इसका कंपोजिशन में आपने देखा पानी जो है ये हाइड्रोजन के 2 एटम से मिले हैं, ऑक्सीजन के 1 एटम से, तो इन्होंने पानी बना दिया है। और आप जानते हैं जब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे पानी की, वाटर इज़ ए ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस कंपाउंड, यानी पानी जो है ये ट्रांसपेरेंट, बिल्कुल साफ शफाफ कंपाउंड है। इट मीन्स कि लाइट इसमें पास हो सकती है। प्यारे बच्चों, ये पानी का एक गिलास यहाँ पड़ा हुआ है, ये प्योर वाटर जो पीने के काबिल होता है यहाँ आपको दिखाया गया है। ये पानी का एक गिलास पड़ा हुआ है, इसमें कुछ आइटम्स यहाँ हमने डाल दी हैं। अगर आप एक एक करके आ सकते हो यहाँ, इसमें आप खुद बता सकते हो कि क्या क्या हमने इसमें डाल के रखा है। तो ये खासियत जो है, ये खुसूसियत जो है, ये पानी में भी है, और इस तरीके से इस पानी को कहा जाता है कि इट इज़ ए ट्रांसपेरेंट मटीरियल। उसके बाद जब हम देखते हैं दूसरी खुसूसियत, दूसरी खासियत जो पानी की है, इट इज़ टेस्टलेस, इसका कोई टेस्ट नहीं है। बेशक फिर बाद में हम इसके साथ मुख्तलिफ़ चीज़ों को मिला के अपने अपनी चाहत का टेस्ट बना लेते हैं। कोई इसमें चीनी डालेगा, कोई नमक डालेगा, कोई और चीज़ डालेगा, लेकिन ये सभी चीज़ें जो हैं पानी, आखिर अगर सिंपल पानी को आप देखोगे, वाटर को आप देखोगे, इट इज़ टेस्टलेस। तो यहाँ आप देखेंगे पानी की एक और मुझे ये याद पड़ गई, जो मतलब ये काम हम इससे अंजाम देते हैं। जितना भी हम साल्ट का इस्तेमाल करते हैं, यानी नमक जो हम इस्तेमाल करते हैं सब्जियों में, और हम कश्मीर के लोग इसको एक तरह की चाय बनाने में, जो शायद बाकी जगह के लोग जो इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, जिसको नमकीन चाय कहा जाता है, तो हम इसमें साल्ट का ही इस्तेमाल करते हैं। तो ये साल्ट जो है ये भी हमें पानी से ही दस्तयाब होता है। तो यहाँ मैंने आपको दिखा दिया कि पानी जो है ये एक ऐसी शय है जो ट्रांसपेरेंट है, यानी अगर इसके अंदर जो लाइट है वो गुजरती है, वो पास होती है। अगर पानी के अंदर आप देखते हैं कोई भी शय आपने यहाँ डाली होगी, वो बिल्कुल क्लियर आपको नज़र आएगी। ये एक खासियत है इसकी। दूसरी खासियत इसकी ये है, इट इज़ कलरलेस, यानी पानी का कोई भी कलर नहीं है। जिस तरह के बर्तन में, जिस तरह के ये कंटेनर में आप डाल दोगे, पानी शायद जैसे वैसे ही आपको नज़र आएगा, उस कंटेनर जैसे कलर नज़र आएगा आपको। और इसके अलावा इट हैज़ नो टेस्ट, इसका कोई टेस्ट नहीं है। इट हैज़ नो ऑर्डर, इसका कोई ऑर्डर नहीं है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ आपने देखी वाटर की। तो यहाँ आपने कंपोजिशन भी देखा और प्रॉपर्टीज़ भी देखी। लेकिन अब अगर कुछ ऐसा होता है, किसी चीज़ के ऐड होने से कोई ऐसी शय, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं पानी में ये थोड़ी सी आइटम ये हमारे यूज़ की है, जो आम लोग आजकल इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम सैनिटाइज़र कहते हैं। अगर थोड़ा सा सैनिटाइज़र में इसके साथ मिला देता हूँ, तो आप देख लेंगे कि इससे इसका कलर जो है वो चेंज हो गया। तो किसी भी शय के मिलने से अगर पानी की इन प्रॉपर्टीज़ जो इनका जिक्र भी हमने किया, यानी वो ट्रांसपेरेंट था, अब वो ट्रांसपेरेंट नहीं रहा, वो टेस्टलेस था, अब उसका कोई टेस्ट बन गया, वो कलरलेस था, अब उसका कोई कलर बन गया, या बाकी की जो प्रॉपर्टीज अभी हमने शेयर की। अगर इस तरह की तब्दीली पानी में रोनुमा होकर आती है, तो ऐसा पानी जो है वो हमारे इस्तेमाल के काबिल, यानी पीने के काबिल, या खाना बनाने के काबिल, या बाकी पर्पज़ के लिए जो इसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं, शायद ये पानी उसके काबिल नहीं रहता है। तो इसी तरह के पानी को हम पोल्यूटेड वाटर कहते हैं, और इस अमल को, इस प्रोसेस को वाटर पोल्यूशन कहा जाता है। यानी वाटर पोल्यूशन मीन्स एडिशन ऑफ, इट इज द एडिशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस मेकिंग इट अनफिट फॉर ड्रिंकिंग। यानी कोई ऐसी भी नुकसानदेह शय, कोई ऐसी भी नुकसानदेह चीज़ जो पानी की इन खूबियों को, इन प्रॉपर्टीज़ को, इन खासियतों को, इनको तब्दील करके इसको पीने के काबिल नहीं बनाती हैं, नहीं रखती हैं, तो इस सूरत में इस पानी को इस अमल को वाटर पोल्यूशन कहा जाता है, और इस पानी को पोल्यूटेड वाटर कहा जाता है। और जिन चीज़ों से, जिन अशिया से, जिन चीज़ों के मिलने से ये वाटर पोल्यूशन हुई, यानी कि हमारा पानी प्योर वाटर था, ये आप पीने के काबिल नहीं रहा, इनको हम पॉल्यूटेंट्स कहते हैं, वाटर पॉल्यूटेंट्स कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जहाँ तक कि वाटर पॉल्यूटेंट्स का ताल्लुक़ है, जहाँ तक कि वाटर पॉल्यूटेंट्स का ताल्लुक़ है, इनको 3 ग्रुप्स में बांटा गया है। एक को हम
फिजिकल पॉल्यूटेंट्स कहते हैं, दूसरे को हम केमिकल पॉल्यूटेंट्स कहते हैं, और तीसरी तरह के पॉल्यूटेंट्स को हम बायोलॉजिकल पॉल्यूटेंट्स कहते हैं। यानी कोई ऐसी विषय, कोई ऐसी भी चीज़ जिसके मिलने से पानी की जो प्रॉपर्टीज़ है, उनकी खुसूसियत जो है वो डिफ़र हो जाती है, वो मुख्तलिफ बन जाती है, और फिर यही पानी हमारे पीने के काबिल नहीं रहता है। इस अमल को वाटर पोल्यूशन कहते हैं, और ऐसी चीज़ों को वाटर पॉल्यूटेंट्स कहते हैं। लेकिन ये वाटर पॉल्यूटेंट्स जो है, इनको 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। सबसे पहली कैटेगरी जो है, इसको हम फिजिकल पॉल्यूटेंट्स कहते हैं। दूसरी तरह के जो है पॉल्यूटेंट्स, इनको हम केमिकल पॉल्यूटेंट्स कहते हैं। और तीसरी तरह के पॉल्यूटेंट्स जो हैं, इनको हम बायोलॉजिकल पॉल्यूटेंट्स कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ आपने देखा, अब हम एक एक करके इनको जानने की कोशिश करेंगे। फिजिकल पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं, केमिकल पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं, या बायोलॉजिकल पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं। जहाँ तक कि फिजिकल पॉल्यूटेंट्स का ताल्लुक है डियर स्टूडेंट्स, इसमें आप हीट या इसके अलावा आप इसमें ऑयल स्पिल्स को, हीट और ऑयल स्पिल्स को आप इसमें काउंट कर सकते हैं, शुमार कर सकते हैं। यानी हरारत से भी हमारी वाटर पोल्यूशन हो सकती है। हीट से वाटर में जो उसकी ऑक्सीजन की डिज़ॉल्विंग कैपेसिटी होती है, वो डिज़ॉल्व्ड का ऑक्सीजन जो उसमें होता है, उसकी मिकदार कम हो जाती है। और फिर आप जानते हैं कि इस कायनात में बहुत सारी ऐसी जानदार चीज़ें जो हैं, वो उनका बसेरा जो है, उनका मस्कन जो है, उनका हैबिटेट जो है, वो पानी ही है। क्योंकि पानी हमें बहुत सारे तरह के फूड प्रोडक्ट्स भी मुहैया करता है। जैसे अगर हम फ़िश को इस्तेमाल करते हैं खाने के तौर पे, वो हमें पानी से ही हासिल होती है। अगर हम साल्ट को इस्तेमाल करते हैं, वो भी हमें पानी से ही हासिल होती है। और भी बहुत सारी तरह के कुछ फूड आइटम्स हैं जो हमें पानी से हासिल होती हैं। यहाँ मेरा कहने का मतलब ये है, अगर हीट के द्वारा, अगर हीट से, टेम्परेचर से पानी में ऑक्सीजन की जो मिकदार थी, डिज़ॉल्व्ड ऑक्सीजन की कमी अगर वाक़ा हो जाती है, उससे पानी में रहने वाली बाकी की जानदार चीज़ें जो हैं, वो शायद अपनी ज़िंदगी जो है वो सही ढंग से बसर नहीं कर सकती हैं। शायद वो, उनका ज़िंदा रहना जो है वो नामुमकिन है। तो इसी तरीके से जब हम आगे देखेंगे, इससे आगे, तो आप देखते हैं कि पेट्रोलियम के जो ज़ख़ीरे होते हैं, पेट्रोलियम को जो निकाला जाता है, कभी कभार ऐसा हो जाता है कि कहीं किसी एक्सीडेंटल लीकेज की बदौलत से या कुछ और प्रॉब्लम्स की बदौलत से ये ऑयल्स जो हैं ये पानी के साथ मिल जाते हैं। और इस सूरत में आप देखेंगे, पानी के साथ मिलने से इनके पानी में कुछ ऐसे केमिकल्स बन जाते हैं, ऐसे केमिकल्स तैयार हो जाते हैं जिनसे ये जानदार चीज़ों के लिए अपनी ज़िंदगी बसर करना जो है वो नामुमकिन हो जाता है। तो दूसरी तरह के जो आपने देख लिए केमिकल पॉल्यूटेंट्स, इसमें हम ऐसी चीज़ों को, दीज इंक्लूड ऑर्गेनिक वेस्ट्स, डिटर्जेंट्स, पेस्टिसाइड्स, इनऑर्गेनिक केमिकल्स। तो इसमें आप देखेंगे कि ऑर्गेनिक वेस्ट, पेस्टिसाइड्स या बाकी की तरह के मुख्तलिफ तरह के केमिकल जिनका जिक्र हम आगे करने जा रहे हैं, वो चीज़ें जब पानी में जाके मिल जाती हैं तो इससे भी हमारे वाटर पोल्यूशन जो है वो हो सकती है। तो इसके अलावा बाद आपने देखा तीसरी तरह के बायोलॉजिकल पोल्यूशन जो है, पॉल्यूटेंट्स जो हैं, इसमें आप देखेंगे इनमें पैथोजेनस जैसे, पैथोजेनस आर द डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स, जिसमें आप वायरसेस, बैक्टीरिया, एल्गी, फंगई वगैरह जैसी चीज़ें जो हैं वो अगर पानी में उभर के आ रही हैं, तैयार हो के आ रही हैं, या वो पल रही हैं पानी में किसी भी जगह पे, तो इस सूरत में आप देखते हैं कि ये पानी जो है ये पीने के काबिल नहीं रहता है। दिस वाटर इज़ कॉल्ड पोल्यूटेड वाटर। सो डियर स्टूडेंट्स, इस लेसन में हमने आज कुछ यूजेस ऑफ वाटर के बारे में जानकारी हासिल कर ली, और उसके बाद हमने वाटर पोल्यूशन की मीनिंग और उसके जो मुख्तलिफ एजेंट्स हैं
जिससे वाटर पोल्यूशन रोनमा होकर आती है, उसके बारे में थोड़ा सा जिक्र कर लिया। तो जहाँ तक कि यूज़ ऑफ वाटर के बारे में हमने अभी जिक्र किया, ये हमारे ड्रिंकिंग पर्पस, कुकिंग एंड वॉशिंग फूड आइटम्स या बाथिंग एंड वॉशिंग, फिर उसके बाद इरिगेशन, इंडस्ट्रीज़ में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, इट इज़ यूनिवर्सल सॉल्वेंट और साल्ट एंड फूड प्रोडक्ट्स, यानी साल्ट के अलावा और भी बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स हमारे ऐसे हैं जो हमें पानी से हासिल होते हैं। तो उसके बाद आपने देखा कि पोल्यूशन, पानी जो है ये कंपाउंड है जो दो एलिमेंट से यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है। तो अगर पानी में इन चीज़ों के अलावा जो अपनी पानी की प्रॉपर्टीज़ हैं, इट इज़ ट्रांसपेरेंट, इट इज़ कलरलेस, इट इज़ टेस्टलेस, इट इज़ ऑर्डरलेस, तो अगर इसकी प्रॉपर्टीज़ में कोई तब्दीली रोनुमा हो के आती है तो इस सूरत में पानी जो है वो पोल्यूटेड वाटर कहलाता है। तो इसमें आपने देखा वो एजेंट्स जो पानी को आलूदा बनाते हैं, जो पोल्यूशन क्रिएट करते हैं, उनको हम वाटर पॉल्यूटेंट्स कहते हैं। वाटर पॉल्यूटेंट्स का जब हमने जिक्र किया तो ये 3 तरह के होते हैं: फिजिकल पॉल्यूटेंट्स, केमिकल पॉल्यूटेंट्स एंड बायोलॉजिकल पॉल्यूटेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, दिस ऑल अबाउट टुडेज लेसन। अगले लेसन तक मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। आदाब। थैंक यू वेरी मच।